हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री इंग्लिश का होल सिलेबस, जिसमें आपको 5 स्टोरी दी हुई है। इसमें फर्स्ट स्टोरी है आपकी द लुकआउट मैन, जो कि लिखा है निकोलस बेंटले ने। इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताया है। तो ये स्टोरी विलियम मॉरिस की है, जो एक प्रॉब्लम में फंस गए थे और उसे उन्होंने कैसे सॉल्व किया, ये हमें इस स्टोरी में जानना है। इस स्टोरी में आप यही सीखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए। तो ये विलियम मॉरिस 53 साल के एक मैरिड मैन थे और उनकी डॉटर भी मैरिड थी। विलियम मॉरिस को रीडिंग का शौक़ था, बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक़ था। 30 ईयर्स से ज़्यादा, मतलब 30 साल से ज़्यादा वो डिटेक्टिव फिक्शन के स्टोरीज़ पढ़ रहे थे। वो काम करते थे रेनर्स के शॉप में। ये एक ऐसा शॉप था जहाँ पे एंटिक ज्वेलरीज मिलती थी। यहाँ पे विलियम मॉरिस के साथ एक असिस्टेंट भी थी जिनका नाम था मिस सस्किंड। मिस्टर रेनर सिर्फ उन्हीं कस्टमर को अटेंड करते थे जो बिग कस्टमर या स्पेशल कस्टमर होते थे, उन्हें ही अटेंड करते थे। बाकी सबको विलियम मॉरिस ही देखा करते थे और उनके असिस्टेंट। एक दिन विलियम मॉरिस अपनी विंडो रीड्रेस कर रहे थे, तभी उन्होंने एक गर्ल को नोटिस किया जिसने येलो ओवरकोट पहना था और उसके येलो लॉन्ग हेयर थे। उन्होंने उसे कुछ देर के लिए देखा और उतने में एक कस्टमर आ गया, जिस वजह से वो इंटरप्ट हो गए। और जो कस्टमर था वो 35 से 40 ईयर्स के बीच का लग रहा था। वो कस्टमर ने विलियम मॉरिस को पूछा कि कुछ रिंग के बारे में विलियम मॉरिस से पूछा। और विलियम मॉरिस को जल्दी ही पता लग गया कि जो कस्टमर है उन्हें एंटिक ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए वो रिंग को प्राइस के हिसाब से जज कर रहे हैं। और उन्हीं एंटिक ज्वेलरी में से एक ऐसी रिंग थी जो अर्ली 17th सेंचुरी की थी, यानी इतनी पुरानी ज्वेलरी थी, जो कि मिस्टर रेनर को काफ़ी पसंद थी, इसलिए उसका प्राइस उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा था। तो कस्टमर ने उस रिंग के तरफ पॉइंट आउट किया और उसी कुछ सेकंड में वो रिंग वहाँ से गायब हो चुकी थी। विलियम मॉरिस ने अपने 17 साल के करियर में ऐसा पहली बार देखा था। उनके साथ ये घटना कभी नहीं हुई थी। विलियम मॉरिस को ज़रूर लग रहा था इसके पीछे हो ना हो वो कस्टमर का ही हाथ है, पर वो उसको ब्लेम भी कैसे करे, उसका रीज़न वो ढूंढ नहीं पा रहा था। और उतने में एक और कस्टमर आ गया शॉप में, जो कि वही गर्ल थी जो बाहर खड़ी थी जब वो विलियम मॉरिस अपना विंडो रीड्रेस कर रहे थे। तब जो लड़की को उन्होंने देखा था येलो ओवरकोट और येलो हेयर के साथ, तो वही लड़की कस्टमर बन के विलियम मॉरिस के पास आई थी और उसने अपना एक सस्ता सा ब्रेसलेट दिया उन्हें रिपेयर करने के लिए। विलियम मॉरिस पहले तो काफ़ी सरप्राइज़ हो गए कि इतने छोटे से इतने चीप ब्रेसलेट को कोई इतना पैसे गवा के क्यों ठीक करना चाहेगा, रिपेयर करना चाहेगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई भी टूटी हुई ज्वेलरीज रिपेयर नहीं करते हैं। विलियम मॉरिस को लग रहा था कि उस लड़की का वो कस्टमर के साथ कुछ तो रिश्ता है और इसीलिए जो अंगूठी, जो एंटिक रिंग घूमी है, तो उसके साथ भी इसका कुछ ना कुछ रिश्ता है। इसीलिए उन्होंने सोचा और जल्दी ही उन्हें शक हुआ कि ये दोनों मिले हुए हैं रिंग चोरी करने के लिए। तो उन्हें याद आया कि जब वो जो लड़की आई थी उसका जब पर्स गिरा था और विलियम मॉरिस झुके थे उसे उठाने के लिए, तभी शायद इन दोनों ने मिलके वो रिंग गायब की है। इसलिए विलियम मॉरिस वो लड़की बाहर जाने से पहले ही उसे रुकने के लिए बोलते हैं, स्टॉप बोलते हैं। वो बिहेव ऐसा करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और वो बाहर जाने लगती है। तो उतने में विलियम मॉरिस बोलते हैं कि अगर आप नहीं रुकी तो मैं अलार्म बजा दूंगा, जिसके वजह से फ्रंट डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये सुनते ही विलियम मॉरिस की ये बातें सुनते ही वो रुक गई और उसने इमीडिएटली उसने जो चुराई हुई रिंग थी वो वापस कर दी और शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल गई।
तो इस तरीके से विलियम मॉरिस की चालाकी से, विलियम मॉरिस के इंटेलिजेंस की वजह से उन्होंने अपने मालिक का नुकसान होते हुए बचा लिया और खुद भी फंसते फंसते वो बच गए, क्योंकि उनके हाथों में थी शॉप संभालना। इसीलिए अगर वो देखभाल नहीं कर पाते शॉप की तो पूरा ब्लेम उन पे आ जाता। तो इस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम को आसानी से फेस किया। प्रॉब्लम आई फिर भी उन्होंने अच्छे से उसे फेस करके उसे सॉल्व भी कर लिया, वो भी काम माइंड के साथ, शांत दिमाग के साथ। नेक्स्ट स्टोरी है हमारे पास इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर, जो स्टोरी का नाम है द लाइट हाउस कीपर ऑफ एस्पिनवॉल। ये स्टोरी लिखी है हेनरिक सिंकिविक्स ने। ये एक स्काविंस्की नाम के ओल्ड मैन की स्टोरी है। इसमें आपको बताया है कि एक स्काविंस्की नाम का 70 इयर्स का ओल्ड मैन है जो लाइट हाउस कीपर के जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि एस्पिनवॉल में लाइट हाउस कीपर की प्लेस वैकेंट हो गई है। कुछ एक्सीडेंट की वजह से पिछला लाइट हाउस कीपर वहाँ नहीं था, वो नहीं रहा था अब, इसीलिए उसके जगह पे किसी और को रखने के लिए वहाँ पे प्लेस वैकेंट थी। तो उसके लिए उन लोग न्यू लाइट हाउस कीपर ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने स्काविंस्की ने अप्लाई किया था कि उन्हें वो जॉब चाहिए थी। और वैसे भी लाइट हाउस कीपर का जो प्लेस है वो ज़्यादा देर वैकेंट नहीं रखा जा सकता है, बिकॉज़ वहाँ पे ये फॉग की वजह से जो भी वहाँ पे वेसल गुज़रती है वहाँ से, उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि उन्हें जाना कहाँ से है ये डिसाइड करना, अगर लाइट हाउस कीपर ना हो वहाँ पे कोई भी डायरेक्शन देने के लिए। तो न्यू लाइट हाउस कीपर जल्द से जल्द ढूंढना बहुत ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि उन्हें सिर्फ 12 घंटे के अंदर एक न्यू लाइट हाउस कीपर ढूंढना था, वो भी ऐसा बंदा जो काफ़ी कॉन्शियस हो, जिसे हर चीज़ जो अच्छा ऑब्जर्वर हो, जिसका कंसंट्रेशन अच्छा हो। पर कैंडिडेट्स काफ़ी कम आ रहे थे इस जॉब के लिए, क्योंकि ये जॉब बिल्कुल भी इजी नहीं है। यहाँ पे आपको एक तो बिल्कुल ही आइडियलनेस रहता है, आपको एक ही जगह पे रहना पड़ता है, जहाँ पे कोई भी मतलब एक ही आइलैंड पे रहना पड़ता है, और वहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ नहीं होता है, इसीलिए एक प्रिजनर के जैसी आपकी लाइफ बन जाती है। लाइट हाउस कीपर आइलैंड छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकता है, सिर्फ संडे को जा सकता है। तो यहाँ पे लाइट हाउस कीपर की लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे आपको पोस्ट बहुत कम देखने को मिल रहे थे, और जो भी आया है उसे को ऐसे ही किसी को भी जॉब नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं अगर किसी को भी दे देते और वो सही बंदा नहीं निकलता। तो जो लाइट हाउस कीपर के जॉब में अलग अलग कलर के फ्लैग दिखाना, और उससे जो भी वेसल आ रही है उसको कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करना, इवनिंग में बैरोमीटर का डायरेक्शन चेंज करना, इवनिंग में लैंटर्न्स ऑन कर देना, ये सारी चीज़ें लाइट हाउस कीपर के काम रहते थे। तो ये स्काविंस्की को ये सारी डिफ़िकल्टीज़ पता थी, पर फिर भी वो चाहता था कि वो इस जॉब को लग जाए, और इसीलिए उसने इंटरव्यू दिया। उसके पास जितनी नॉलेज चाहिए रहती है लाइट हाउस कीपर बनने के लिए, वो सारी नॉलेज पहले से थी, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट जॉब है। उन्हें ये भी पता था कि इस जॉब के लिए आपको एक प्रिजनर की लाइफ जीना पड़ेगा, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए फिर भी वो मिस्टर इसैक फैल्कनब्रिज के पास गए, मतलब ये वहाँ के जो हेड थे, तो उनके पास गए, जिनसे उन्होंने बात की कि जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने बोला कि आपकी एज इतनी ज़्यादा है, फिर भी आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। स्काविंस्की ने उन्हें बताया कि उनके प्रीवियस अचीवमेंट्स के बारे में उन्हें बताया, और उन्होंने बताया कि 70 साल की उम्र में वो अभी रेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूसरा इंसान यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और साथ ही वो उतने हेल्दी है कि वो जितने बार उन्हें टावर पे चढ़ना उतरना पड़े वो उतने बार चढ़ उतर सकते हैं। तो इतने सारी चीज़ें उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताए, जिसके वजह से मिस्टर इसैक को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी उनका ऑनेस्टी और उनके बारे में जान के उनको बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए उन्हें स्काविंस्की को जॉब ऑफ़र कर दी।
तो स्काविंस्की की जो ड्रीम जॉब थी उन्हें मिल गई। तो ये स्टोरी हमारी इंटरव्यू स्किल्स पे बेस्ड थी और यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से आप ऑनेस्ट रह के अपना कॉन्फिडेंस ना गवा के अपने इंटरव्यू स्किल्स अच्छे रख के जो आपकी ड्रीम जॉब है वो पा सकते हैं। तो ये इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट स्किल है हमारे पास अडेप्टेबिलिटी स्किल। इसमें आपको स्टोरी दी हुई है सेनर पेरोल की, जो कि लिखा है W.E. बैरेट ने। इस स्टोरी में आपको अडेप्टेबिलिटी के बारे में बताया है, किस तरीके से नए नए चेंजेस के साथ अडेप्ट करना कंपलसरी होता है। कोई भी न्यू सर्कमस्टेंसेस आती है तो हमें उस हिसाब से अडेप्ट करते रहना चाहिए। तो इस स्टोरी में आपको बताया है कि जो विलियम बैरेट है, यानी जो हमारे राइटर है, वो जूनियर इंजीनियर थे। वो और उनके साथ एक और बंदा था जिसका नाम था लैरी। तो वो एक गैस प्लांट में जूनियर इंजीनियर थे, जिसका मतलब ही क्लर्क था। तो वहाँ पे वो काम करते थे और जो भी मेन ऑफिस से उनको ऑर्डर आता था तो बस वो उसे फॉलो करते थे। वहाँ पे कुछ मैक्सिकन लेबरर्स रखे गए थे प्लांट में। वो लोग काफ़ी अच्छा काम करते थे। वो लोगों को वो स्टॉकर्स थे, 8 घंटे की शिफ्ट के लिए काम करते थे। कंपनी उनको महीने में 2 बार ही पेमेंट करती थी, एक तो 5 तारीख को और एक 25 तारीख को। और मैक्सिकन जो वर्कर्स थे उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हर 15 दिन में आपको इतना एक बार पेमेंट किया हुआ 15 दिन उन्हें नहीं पुरता था पेमेंट। इसीलिए वो हर तीसरे या चौथे दिन ही पहुंच जाते थे और मतलब एडवांस में पेमेंट लेने के लिए। इस चीज़ से कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती थी। कंपनी को लगा कि इसमें कुछ करना चाहिए जिसके वजह से ये एडवांस मांगना कम हो जाए। तो उन्होंने एक रूल निकाला और लैरी और हमारे राइटर को ये एक नेसेसरी फॉर्म भेजा मेन ऑफिस से, जिसमें लिखा था कि एडवांस किसी भी बंदे को एडवांस नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उन्हें अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन इमरजेंसी है तो ही उन्हें अर्ली वेजेस या फिर एडवांस वेजेस दिया जाएगा। तो ये चीज़ वो लोग मैक्सिकन वर्कर्स को बताते हैं जब वो लोग आते हैं उनसे पैसे मांगने, उनसे एडवांस वेज मांगने के लिए। तो वो उसमें से एक बंदा आता है तो उसे वो समझाता है कि इस तरीके से न्यू रूल आया है और इसलिए आपको एडवांस वेजेस नहीं मिल सकता जब तक आपके पास जेन्युइन रीज़न ना हो। तो वो बाहर जाके बाकी के लोगों से बात करता है कि अब हमें अगर एडवांस वेज चाहिए तो हमारे घर में किसी को बीमार करना पड़ेगा, या फिर हमारे घर में बच्चों के दवाई के लिए पैसे नहीं रहेंगे तभी हमें पैसे मिलेंगे। ये कौन सी बात हो गई। तो ये इस बात पे उन लोग चिढ़े हुए थे, क्योंकि राइटर और लैरी कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो वैसे भी मेन ऑफिस के ऑर्डर के नीचे ही थे। उन्हें जो मेन ऑफिस बताते थे वही करना पड़ता था। तो वो अशेम्ड थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे इसके लिए। फिर दूसरे ही दिन सारे मैक्सिकन वर्कर्स ने अपने अपने बहाने बनाने चालू कर दिए। किसी की बीवी बीमार हो गई, किसी की मदर का एकदम लास्ट डे है ऐसा बोलने लग गए वो, कि आज तो बस इतनी बीमार है मेरी माँ कि आज आखिरी दिन है उनका। या फिर कोई ऐसा बोलने लगा कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। कोई अपने पापा की बीमारी के बारे में बताने लगा। सबको एडवांस पेमेंट चाहिए था, इसके लिए सब लोग अपने अपने जेन्युइन रीज़न बताने लग गए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थे। बस बहाने बनाने के लिए उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया ऐसे सारे रीजंस बनाना। और राइटर और लैरी को ये तो बोला नहीं था कि जेन्युइन इमरजेंसी को आप चेक करके आओ फिर ही वेजेस आप पे करो। तो उन्हें वो पेमेंट करना ही पड़ा, एडवांस देना ही पड़ा, क्योंकि वो घर जाके चेक तो कर नहीं सकते कि सही में बीमार है या नहीं है। इसीलिए फिर उन्होंने उस दिन एडवांस पेमेंट दे ही दिया। ये 1 हफ्ते तक चला। उसके बाद एक न्यू ऑर्डर आया जिसमें बताया गया था कि एम्प्लॉयज़ को तभी
एडवांस पेमेंट मिलेगा जब, जिसमें लिखा था कि एम्प्लॉयज़ को, मैक्सिकन वर्कर्स को सिर्फ 5th और 20th को ही पेमेंट मिलेगा, पर उन्हें मिल सकता है एडवांस पेमेंट, पर सिर्फ तभी जब वो जॉब छोड़ने वाले हों तो इसलिए ये नोटिस जैसे ही आया तो इन्होंने, मतलब ये लैरी और जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने वापस से इन सब लोगों को बताया, मैक्सिकन वर्कर्स को बताया। तो लोगों ने अब क्या चालू कर दिया कि हाँ ठीक है, हमको एडवांस चाहिए, हम छोड़ रहे हैं जॉब। तो मतलब ऐसा बोलना चालू कर दिया लोगों ने। लैरी और राइटर काफ़ी कंफ्यूज हो चुके थे कि ये क्या हो रहा है, और लोग एक एक करके रिज़ाइन कर रहे थे और उन्हें एडवांस पेमेंट इन लोगों को देना पड़ रहा था। ऐसा 3 दिन तक चलते ही रहा, और रिज़ाइन करने के बाद दूसरे ही दिन वही लोग वापस से आ जा रहे थे वही जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो वो लोग ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि आपने रिज़ाइन कर लिया तो आप वापस अपॉइंट नहीं हो सकते यहीं पे, क्योंकि उनको तो स्टॉकर्स की ज़रूरत थी ही, तो उन्हें तो अपॉइंट करना ही था। तो वो अपॉइंट कर ले रहे थे, और वही एडवांस लेने के लिए वो छोड़ रहे थे, रिज़ाइन कर रहे थे और वापस से ज्वाइन हो रहे थे। ये काफ़ी दिनों तक चलते रहा, और उसके बाद कंपनी ने वापस से एक न्यू ऑर्डर दिया कि अगर एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है तो वो वापस से 30 दिनों के अंदर वापस से ज्वाइन नहीं हो सकता कंपनी में। जब ये बात बाकी वर्कर्स को पता चली तो उन्होंने एडवांस पाने के लिए रिज़ाइन करना छोड़ा नहीं, उन्होंने रिज़ाइन तो किया ही, बट इसके लिए राइटर ने और लैरी ने उन्हें समझाया भी कि अगर आप रिज़ाइन करते हो तो वापस से दूसरे दिन आप ज्वाइन नहीं हो सकते हो। ये बात अच्छे से समझने के बाद भी उन लोगों ने बोला कि हम लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, और रिज़ाइन होने के बाद दूसरे दिन सुबह वापस से उन लोग आ गए वहाँ पे, और मतलब वही जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तब लैरी और राइटर ने उन्हें बोला कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपने अगर रिज़ाइन कर लिया तो आपको वापस से जॉब नहीं मिलेगी, पर तो उन लोगों ने बताया कि अब वो लोग है ही नहीं, उन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया था, लीगली उन्होंने अपना नाम चेंज करके आ गए थे, जिसके वजह से अब वो वापस से वो जॉब लेने के लिए कैपेबल थे। जिनका रेजिग्नेशन में नेम था वही नेम अब उनका नहीं रहा था, नेम चेंज हो चुका था, इसीलिए अब वो नेम चेंज करके आ रहे थे, तो उन्हें वापस से इन लोगों को अपॉइंट करना पड़ा। ये सारी चीज़ों की वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनका पेपर वर्क बहुत बढ़ गया था, रिज़ाइन करना, फिर वापस से इतने लोगों को अपॉइंट करना, और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी कंपनी के लिए कि आखिर में कंपनी ने अपनी हार मानी। कंपनी ये सब चीज़ों के सामने नहीं टिक पाई, मैक्सिकन वर्कर्स के सामने, और उन्हें एडवांस पेमेंट करना ही पड़ा। पर कंपनी ने आखिर तक हार नहीं मानी थी। कंपनी ने जितना हो सके, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुई वैसे वैसे ऑर्डर्स चेंज किया। तो इसी पे से हमको समझता है कि अडेप्टेबिलिटी स्किल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे हमें अडेप्ट करते रहना है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपको स्टोरी दी है अ रियल गुड स्माइल की, जो कि लिखी है बिल नॉर्टन ने। अ रियल गुड स्माइल ये एक स्टोरी है बिली नाम के लड़के की। बिली के पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि वो लोकोमोटिव शेड में जाके एज एन अप्रेंटाइज काम करें। बिली को वहाँ पे जॉब करना बिल्कुल भी वहाँ पे जॉब नहीं जाना था, क्योंकि वो उसे अच्छी जॉब नहीं लगती थी। पर उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो वहाँ पे जाके जॉब करे, क्योंकि उस वक्त लोकोमोटिव शेड में काम करना ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वो सोच रहे थे कि ये डर्ट वाइपर से स्टार्ट करेगा और कुछ ही सालों में वहाँ पे ग्रीज़र के पोस्ट पे पहुँच जाएगा। उनका पड़ोसी अल्फ आगर नाम का एक पड़ोसी था। वो एक ऐसे बंदे को जानता था जिसका नाम था टॉम पेटी, और टॉम पेटी उस लोकोमोटिव शेड के ओनर को, यानी कि मिस्टर बिडवेल को जानते थे। तो वो सोच रहे थे कि वो अल्फ आगर से बात करेंगे ताकि वो बिली के लिए टॉम से बात करे, ताकि टॉम पेटी मिस्टर बिडवेल से जाके बिली के लिए बात करे जॉब के लिए।
तो अल्फ उन्हें बताते हैं कि बाकी सब फिक्स्ड है, बट मिस्टर बिडवेल तुम्हें जॉब नहीं देंगे जब तक तुम उन्हें खुद जाके नहीं बताओगे, क्योंकि वो मिस्टर बिडवेल ऐसे इंसान थे जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि आपका काम कोई और करे। इसीलिए वो चाहते थे कि अपना काम आपको ही करना है, आपको ही आके बताना है कि आपको ज़रूरत है जॉब की। बिली फर्स्ट टाइम था इंटरव्यू का, तो बिली बहुत कंफ्यूज था और वो उसे नहीं पता था कि वो कैसे इंटरव्यू देगा। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था कि उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है उनके सामने। तो बिली को अल्फ एक्सप्लेन करता है कि उसे कैसे रहना है मिस्टर बिडवेल के सामने। उसे अपने हाथ पॉकेट में नहीं डालने हैं, शोल्डर को स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल भी मम्बलिंग यानी कि बड़बड़ाना नहीं है, ज़ोर से बात करनी है, जो भी बात करनी है क्लियर वॉइस में बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें अल्फ बता रहे थे और बोल रहे थे कि आपको एक रियल गुड स्माइल आपको अपने चेहरे पे रखनी है, ऐसा वो बिली को बता रहे थे। क्योंकि उन्हें मिस्टर बिडवेल को ऐसे ही लोग पसंद है जिनके चेहरे पे एक रियल बिग स्माइल हो, रियल गुड स्माइल हो, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके कंपनी में जो भी काम करे वो खुश रहे, और खुश रह के काम करेगा तो उनके काम भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकेंगे। ये सारी चीज़ें वो बिली को समझाते हैं और इस बात पे बिली के फादर भी उन्हें बिली को बोलते हैं कि तुम्हें किस तरीके से स्माइल रखनी है, और उसे रिहर्स करने के लिए बोला जाता है कि जब तक इंटरव्यू का दिन नहीं आ जाता तब तक आप ये रिहर्स करते रहो। तो वो अलग अलग स्माइल ट्राई करके अलग अलग तरीके से कैसे मिलना है, कैसे बातें करनी है, वो रिहर्स करते रहता है। मंडे तक वो यही सब रिहर्स करते रहता है। मंडे को उसे मिस्टर बिडवेल से मिलने जाना रहता है, क्योंकि उस दिन उसका इंटरव्यू फिक्स्ड रहता है। उस दिन बिली काफ़ी नर्वस रहता है और वो मिस्टर बिडवेल के ऑफिस के रास्ते तक रिहर्सल अपनी चालू ही रखता है। वहाँ पे जाते ही जो पर्सन चेयर पे बैठा था उसको वो गुड मॉर्निंग विश करता है और उसे अपने जॉब के लिए पूछता है। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसने जो भी बात की है तो वो काफ़ी अच्छे से उसने कर ली है, जैसे अल्फ ने बताया था वैसे ही उसने कर लिया। तो वो काफ़ी खुश रहता है, उसे लगता है कि मैंने जैसा बताया था वैसा सब सही से कर लिया। पर बाद में उसको पता चलता है कि जो पर्सन वो चेयर पे बैठा था वो तो स्वीपर था, ना कि मिस्टर बिडवेल। और तभी पीछे से मिस्टर बिडवेल की एंट्री होती है और स्वीपर उसे बताता है कि ये है मिस्टर बिडवेल। तो बिली मिस्टर बिडवेल को देखते ही काफ़ी नर्वस हो जाता है। जितना कॉन्फिडेंस था उसके पास स्वीपर के सामने जब बात कर रहा था, तब जितना कॉन्फिडेंस था सारा का सारा वो ख़त्म हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली उसके हाथ पॉकेट में चले जाते हैं। वो शोल्डर लूज़ हो जाता है, वो मम्बलिंग करने लग जाता है और वो धीरे धीरे बोलता है कि उसे जॉब की ज़रूरत है। तो अगर आपको कोई भी बंदे की ज़रूरत हो तो आप बताइए, मैं अप्लाई करना चाहूँगा। तो ये इस बात सुन के, क्योंकि वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मिस्टर बिडवेल ने उसे मना कर दिया कि हमें किसी भी लड़के की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनते ही बिली ने रिप्लाई दिया कि मुझे भी आपकी जॉब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी कीमत में कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से निकल गया। अब बिली को बिल्कुल पता था कि ये बोलने के बाद तो उसे जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। वो चले गया घर और उसी दिन शाम के वक्त पे उसे अल्फ ने उसके जो पड़ोसी था अल्फ, वो उसके घर आया और उसने बताया कि तुम्हारी जॉब पक्की हो चुकी है। मिस्टर बिडवेल ने तुम्हारी जॉब को पक्की करने के लिए तुम्हें नोटिस भेजा है और साथ ही बोला है कि कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो जॉब पे। बिली काफ़ी शॉक था कि इतना सब बोलने के बाद भी उसे कैसे जॉब मिल गया, पर उसे जॉब उसके ऑनेस्टी पे मिला था, उसके इनोसेंस पे मिला था। फेक बिहेवियर या फेक स्माइल नहीं रखी थी, उसके ऑनेस्टी पे उसको वो जॉब मिल गया था। फिर है रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें आपको स्टोरी दी हुई है जेंटलमैन्स गिफ्ट की, जो कि लिखा है RK नारायण ने। तो ये स्टोरी है गोविंद सिंह की, जो एक एक्स सर्विसमैन थे।
बट उन्होंने एक इंग्लिश कंपनी में गेट कीपर के जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहाँ पे वो ज्वाइन हुए थे। तो उन्हें वो जॉब काफ़ी पसंद थी। वो वहाँ पे बहुत ही स्मार्ट दिखते थे, खाकी यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे हमेशा गेट के पास खड़े रहते थे। जब भी साहिब की कार आती थी गेट के पास तो वो उन्हें एक मिलिट्री सैल्यूट देते थे। उन्होंने ये जॉब करीब 25 इयर्स किया कंपनी के लिए। उसके बाद उन्हें पेंशन ऑफ कर दिया गया, यानी कि उन्हें रिटायर कर दिया गया। उन्हें पेंशन मिलने लगी। कंपनी ने उन्हें 12 रुपये पर मंथ पेंशन देना स्टार्ट कर दिया। वो अपनी लाइफ काफ़ी पीसफुली जी रहे थे। उनकी वाइफ भी थोड़ा बहुत कमा लेती थी एज अ सर्वेंट, और हर मंथ सिंह कंपनी जाते थे, वहाँ पे पेंशन क्लर्क से लेते थे और वापस आ जाते थे। एक दिन सिंह को उनके एक न्यू टैलेंट के बारे में पता चला। एक दिन क्या हुआ कि एक छोटी बच्ची उनके पास अपनी गुड़िया उसकी टूट गई थी, तो वो लेकर आई उसे रिपेयर करवाने के लिए, और उन्होंने उसे रिपेयर करके दिया। तो वो लड़की काफ़ी खुश हो गई थी और उन्हें इस बात से पता चला कि वो अच्छी डॉल्स बना सकते हैं, और उन्होंने क्ले की बहुत सारी अच्छी छोटी छोटी ब्यूटीफुल डॉल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो वर्ल्ड का मिनिएचर रिफ्लेक्शन दिखाने लग गए। छोटे छोटे डॉल्स, छोटे छोटे ऐसे चीज़ें जिससे बहुत ही उनकी तारीफ़ होना स्टार्ट हो गया था। और यही स्किल को यूज़ करके वो चाहते थे कि वो साहिब को भी इम्प्रेस करें। इसलिए उन्होंने कंपनी के जो साहिब थे उनके लिए एक तोहफ़ा बनाने का सोचा, और उन्होंने वो तोहफ़ा बना के उनके ऑफ़िस में पहुंचा दिया उन्हें देने के लिए। पर उन्होंने वो तोहफ़ा वहाँ पे रख के, क्योंकि साहिब वहाँ नहीं थे, तो वो उन्होंने तोहफ़ा वहीं पे रख के वापस आ गए। बाद में एक दिन उन्हें सिंह को एक रजिस्टर्ड लेटर मिला। उन्हें ऐसा लगा कि वो साहिब को वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, इसीलिए उन्होंने उनके पेंशन स्टॉप करने के लिए लेटर भेज दिया है। तो वो काफ़ी डर गए थे और इसलिए वो लेटर वो खोल ही नहीं रहे थे, और वो बिना लेटर खोले उसमें क्या लिखा है ये जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने वाइफ को भी बोला कि क्या आप ये इसमें क्या लिखा है वो बिना लेटर खोले बता सकते हैं। तो वो बोले कि मैं कैसे ही बता सकती हूँ बिना लेटर खोले। उन्होंने काफ़ी लोगों को पूछा इस बारे में कि इस लेटर में क्या हो सकता है। ये सोच सोच के वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुके थे इस चीज़ को लेकर। और एक दिन वो रास्ते से जाते वक्त यही सोच के चक्कर में उन्होंने सिग्नल तोड़ दिया। सिग्नल पे वो रुके नहीं, जिसके वजह से उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और तभी वहाँ से उस ऑफिस का अकाउंटेंट जा रहा था, जिसकी नज़र सिंह पे पड़ी, और वो रुका और उसने बताया कि क्या तुमने वो लेटर चेक किया, रजिस्टर्ड लेटर जो तुम्हें ऑफिस कंपनी के तरफ से भेजा गया था। तो सिंह बताते हैं कि नहीं, मैंने तो अब तक उसमें चेक ही नहीं किया क्या है। मैं उसी सोच में बहुत ज़्यादा बिज़ी था कि वो उसमें क्या लिखा होगा। तो आप क्या बता सकते हैं उसमें क्या लिखा है। तब अकाउंटेंट वो लेटर को फाड़ के, मतलब वो लिफाफे को फाड़ के उसमें का लेटर निकाल के उसे दिखाता है कि ये आपके पेंशन, ये आपने जो आर्टिस्टिक मॉडल भेजे थे उसके लिए आपको कमेंडेशन दिया गया है साहिब के तरफ से। आपको रिवॉर्ड मिला है, 100 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिला है। और साथ ही अकाउंटेंट ने सिंह को अरेस्ट से भी रिलीज़ करवाया, मतलब पुलिस से बात करके। और इसके बाद सिंह ने कभी भी टॉयज़ बनाए ही नहीं। उन्होंने जो साहिब के लिए बनाए थे बस वही आखिरी टॉयज़ थे उनके, और इसके बाद उन्होंने कभी भी टॉयज़ नहीं बनाए। पर इससे आपको पता चलता है कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, जब तक यहाँ पे लेटर की बात हो रही थी, यहाँ पे लेटर भेजा गया था, तो लेटर जैसे कि बिना खोले या बिना ओपन किए आप पढ़ नहीं सकते उसमें क्या लिखा है। तो यही एक प्रॉब्लम होती है रिटन कम्युनिकेशन की, कि जब तक सामने वाला पढ़ेगा नहीं तो हमें तो ऐसा लगेगा कि उस तक मैसेज पहुँच चुका है, पर वो उसने पढ़ा ही नहीं है तो उसे समझेगा, उस तक मैसेज पहुँचा ही नहीं है। उसे मैसेज मिलेगा ही नहीं जब तक वो पढ़ेगा नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है रिटन कम्युनिकेशन का। इसमें बहुत ही अच्छे से रिटन कम्युनिकेशन स्किल को बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।
ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन प्रेस करके रखें। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही न्यू वीडियोस बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।